यह कहानी मंगलोरिया के रेगिस्तान से शुरू होती है, जो पूर्व एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक कंपनी यहाँ तेल निकालने की उम्मीद में आई थी, लेकिन उसकी सारी जानकारी गलत निकली। यहाँ तेल का कोई भंडार नहीं था। कंपनी ने तुरंत अपने सभी कर्मचारियों और सामान को वापस भेजने का फैसला किया। उन्हें वापस ले जाने के लिए एक विमान भेजा गया, जिसके पायलट फ्रैंक थे और उनके साथ एक को पायलट भी था। सभी लोग विमान में बैठ गए और बीजिंग के लिए उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद रेगिस्तान के ऊपर एक बड़ा रेत का तूफान उठा। को पायलट घबराकर फ्रैंक से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वापस लौट जाएं? फ्रैंक कहता है, अगर हम वापस गए तो ईंधन भरवाने के लिए रुकना पड़ेगा और दोबारा उड़ान भरने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं, इसलिए हमें आगे ही बढ़ना होगा। इसके बाद फ्रैंक अपने विमान को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वह रेत के तूफान से निकल सके, लेकिन यहाँ उनका विमान ओवरलोड होता है और तूफान में फंस जाता है। साथ ही वे रेडियो की मदद से संपर्क करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पाता। रेत की वजह से विमान का एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वह इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए विमान के नीचे उतारना शुरू करता है, लेकिन यह लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती क्योंकि उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। जैसे ही विमान और नीचे उतरता है, उनके विमान का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। इस वजह से विमान का पिछला दरवाज़ा खुल जाता है और उनमें से एक यात्री विमान से बाहर गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अब विमान रेगिस्तान में घिसटता हुआ आगे तक चलता है और जब विमान रुकता है तो पता चलता है कि विमान में 2 और यात्री मर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर अभी भी तूफान चल रहा है। जब तूफान थमता है तो पता चलता है कि उनका पूरा विमान रेगिस्तान के अंदर दब चुका है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रेत वहां से खुद ही उड़ जाती है और उनका विमान एक बार फिर से नजर आने लगता है। ये सब के सब विमान से बाहर आते हैं और अपने खाने पीने की चीज़ें जांचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का खाना और पानी का सामान है। इनमें से एक आदमी कहता है, मैं चलकर यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। दरअसल यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। अब ये लोग मंगलोरिया में नहीं बल्कि चीन के किसी हिस्से में है, लेकिन उन्हें अपनी सटीक जगह का पता नहीं और उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा। वह आदमी कहता है, मैंने मैराथन किया है, मैंने हाइकिंग और ट्रैकिंग भी की है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म होता है। उसे कहा जाता है, अगर तुम 1 गिलास पानी पियोगे तो कुछ ही मिनटों में तुम्हारे जिस्म से पसीने के रूप में 10 गिलास पानी निकल जाएगा। वह आदमी कहता है, मैं सिर्फ रात को सफ़र करूँगा। इस पर उसे बताया जाता है, लेकिन तुम्हें रात में रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वे गोल घूमते हुए बार बार एक ही जगह पर लौट आओगे। यह सब सुनने के बाद उस आदमी को समझ आ जाता है कि अभी के लिए वह यहाँ से अकेला नहीं निकल सकता। उसी रात जब सभी लोग विमान के अंदर सो रहे होते हैं, बाहर तेज़ तूफान चल रहा होता है, तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस है, वह बाहर शौच करने के लिए जाता है। जब वह वापस विमान की तरफ आ रहा होता है, तब उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। इस वजह से वह रेत से लुढ़ककर नीचे की तरफ गिर जाता है। तूफान की वजह से उसके आसपास कुछ भी नजर नहीं आता और वह रास्ता भटक जाता है। डेविस मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन तेज तूफान में कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो वह देखते हैं कि उनका एक साथी डेविस गायब है। सब लोग उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। दरअसल डेविस रेत में दब चुका होता है। इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से उनमें जो एक महिला होती है, वे पायलट फ्रैंक के पास जाती है। वे फ्रैंक से पूछती है, क्या कोई हमें यहाँ से बचाने के लिए आएगा? इसके इतने प्रतिशत चांस है। फ्रैंक कहता है, सिर्फ 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच हैं। हमारे पास खाना और पानी बहुत कम है और अगर इतने कम खाने पानी के साथ हमने चलना शुरू किया तो यह 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। फ्रैंक आगे कहता है, हालांकि इस बात के चांस बहुत कम है कि कोई हमें यहाँ ढूंढने आएगा, लेकिन मैं एक आशावादी हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुककर इंतज़ार करना पसंद करूँगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं, धीरे धीरे उनकी उम्मीदें भी टूटने लगती है कि कोई उन्हें लेने के लिए यहाँ आएगा। इसी वजह से इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही अपने साथ थोड़ा पानी भी ले जाते हैं। तभी फ्रैंक कहता है, यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा। पानी को लेकर उनके बीच हाथापाई हो जाती है। इस झगड़े के दौरान पानी गिर जाता है और सभी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम इलियट है। वह उनके पास आता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस विमान को देख रहा हूँ। हम इस विमान को तोड़कर एक नया विमान बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है, तुम विमान के बारे में क्या जानते हो? इलियट कहता है, मैं विमान डिजाइनिंग किया करता था। दरअसल इलियट के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि वह उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकालने आई थी। वह एक दिन वहां पर एरोस्पेस के काम से आया और पिछले 2 सालों से उन्हीं के साथ था।
इलियट के बारे में जानकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक नई उम्मीद भी जाग जाती है। सब लोग तैयार हो जाते हैं कि वह इस विमान को दोबारा बनाएंगे, लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से सहमत नहीं था। वह कहता था ऐसा नहीं हो सकता और वह उसके लिए साफ साफ मना कर देता है। फ्रैंक का मन बदलना। अगली सुबह इनमें से एक आदमी जिसका नाम जेम्स है वह यहाँ से निकल जाता है। तब जो महिला होती है वह उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। फ्रैंक उसे रोकता है और कहता है मैं जाऊंगा। फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है जहां उनके विमान का पिछला हिस्सा टकराया था। वहां विमान से जो आदमी गिरा था उस आदमी की लाश अभी भी होती है, लेकिन उसके जिस्म पर उसके कपड़े नहीं होते। वहां कुछ गोली के कवर भी पड़े होते हैं। यह सब देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी वहां जेम्स आता है। जेम्स कहता है हमसे पहले यहाँ कोई आ चुका है। मैं यहाँ अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो इस आदमी से पोकर में हार गया था, लेकिन अब इसके हाथ में वह घड़ी नहीं है। यह देखकर वह समझ जाते हैं कि रेगिस्तान के तस्कर यहाँ आए थे। उन्होंने ही उनके साथी के हाथ से घड़ी ले ली और वहाँ गोली के कवर भी पड़े होते हैं। दरअसल उन लुटेरों ने उनके साथी के जिस्म पर गोलियां चलाकर निशाने की प्रैक्टिस की थी। फ्रैंक जेम्स से कहता है चलो वापस चलते हैं, लेकिन जेम्स मना कर देता है। जेम्स कहता है तुम दोबारा विमान क्यों नहीं बनाना चाहते? फ्रैंक कहता है मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं उन्हें झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जेम्स कहता है इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार करता है और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हम उसे उम्मीद देनी चाहिए। अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वह करने देना चाहिए जो वह करना चाहता है। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों को विमान बनाने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है, बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है कि विमान नहीं बनेगा। फ्रैंक और जेम्स दोनों वापस उस जगह पर आ जाते हैं जहां उनके बाकी साथी हैं। अब ये सभी मिलकर विमान बनाना शुरू कर देते हैं। ये लोग दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए पूरी रात काम करते हैं। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब एक रात वेल्डिंग करते वक्त चिंगारियां उनके उस ईंधन पर गिर जाती है जो उन्होंने आग और जनरेटर जलाने के लिए रखा होता है। इस वजह से वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा ईंधन बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास सिर्फ उतना ही पेट्रोल बचा है जितने से यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये वे उस ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से अब इन्हें रात के बजाय दिन में काम करना पड़ेगा। दिन में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते। ये लोग दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब इन्होंने विमान को दोबारा बनाया है तो उनमें से एक पंख को जोड़ना बाकी है। उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर यह पंख नीचे गिर गया तो यह कभी भी उसे ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके पास इतना भारी सामान उठाने के लिए कोई क्रैंक नहीं है। अब ये लोग उस पंख को धीरे धीरे ऊपर से छोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ चैन टूट जाती है जिससे उन्होंने पंख को पकड़ा हुआ था। पंख बहुत तेजी के साथ नीचे घिसकता हुआ जाता है और सीधा विमान से टकरा जाता है। इस बात से सब लोग हैरान हो जाते हैं। विमान के अंदर पहले से ही उनका एक साथी होता है जिसका काम होता है पंख को एक बोर्ड से जोड़ना। तभी वह बाहर आता है और कहता है मैंने कर दिया। दरअसल चैन टूटने के बाद पंख जब फिसलकर विमान की तरफ गया तो एकदम उसी जगह पर जा लगा जहां उसे जाना था। इस पंख को जोड़ने के बाद उनके विमान का पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। अब सभी को उम्मीद है कि ये लोग यहाँ से उड़कर निकल सकेंगे। इसी खुशी में सब लोग नाचना और आनंद लेना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये लोग रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि एक ट्रैक तैयार कर सके और यहाँ से उड़ सके। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता। एक दिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं। विमान के पंख के अंदर पेट्रोल होता है, इसलिए सब लोग वहाँ से भागकर दूर चले जाते हैं। लेकिन इलियट वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इस विमान को खोना नहीं चाहता था। जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है। इसी वजह से इलियट की जान बच जाती है, क्योंकि अगर इलियट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है जो विमान को पूरा कर सके। सब लोग मिलकर इस विमान का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिनिक्स असल में मिस्र की पौराणिक कथाओं के हिसाब से रेगिस्तान का एक ऐसा जीवित जानवर है जिसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन इन्हें अभी भी फिनिक्स मतलब अपने विमान पर बहुत काम करना है। धीरे धीरे उनका पानी भी खत्म हो रहा है। एक रात ये लोग रेत के चट्टान पर चढ़कर देखते हैं तो उन्हें दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो टेंट लगाकर वहाँ सो रहे होते हैं। दरअसल ये सभी तस्कर होते हैं जो हथियारों के आपूर्तिकर्ता होते हैं। ये लोग रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की आपूर्ति एक देश से दूसरे देश में करते हैं। फ्रैंक कहता है हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। हालांकि इलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उनके कुछ साथी वहां पर उन लोगों से पानी की मदद मांगने के लिए चले जाते हैं।
फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छिप जाते हैं ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वह पीछे से हमला कर सकें। उनके पास बंदूक भी होती है। जब वह तस्करों से पानी की मदद मांगते हैं तब इनमें के एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका जो साथी होता है वे दोनों पीछे उन तस्करों पर गोली चला देते हैं और उनके आदमियों को मार देते हैं, लेकिन एक तस्कर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका होता है उसे पीछे से गोली मारने का, लेकिन वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह खूनी नहीं है। वही जेम्स जो इन मरे हुए तस्करों के पास होता है, उनमें से एक तस्कर की घड़ी देख लेता है। वह घड़ी उसके उस दोस्त के पास थी जो विमान से गिरकर मर गया था। मतलब ये वही तस्कर हैं जो पहले भी यहाँ आ चुके थे और यही तस्कर थे जिन्होंने उनके मरे हुए साथी के ऊपर गोलियां चलाई थी। मतलब यह बहुत ही खतरनाक तस्कर थे। इनमें से एक तस्कर बच जाता है, वह जख्मी होता है और ये सब उसे अपने विमान के पास ले जाते हैं। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि उसे मार दिया जाए क्योंकि उसने उनके साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है। सबके बीच बहस हो रही होती है, तभी इलियट उसे तस्कर को गोली मार देता है। इसी वजह से फ्रैंक और इलियट के बीच बहस शुरू हो जाती है। इलियट फ्रैंक को दोष देता है। वह कहता है तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हैं, तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान गई। मैंने मना किया था फिर भी तुम वहाँ गए। इस बात से फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वह इलियट को एक घूंसा मार देता है। अब इलियट इन सबसे नाराज हो जाता है। वह कहता है मैं अब विमान नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब सिर्फ आराम करते हो। तभी केली उसके पास आती है और कहती है तुम्हारे बिना हम इस विमान को नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इलियट कहता है सब लोग अगर मुझे अनुरोध करेंगे तभी मैं विमान बनाऊंगा। अब सभी को उसे अनुरोध करनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक भी कहता है तुम यहाँ के बॉस हो, इस काम को ख़त्म करो। इसके बाद इलियट मान जाता है। एक बार फिर से ये सभी लोग विमान का काम खत्म करने में लग जाते हैं। एक दिन ये लोग दूरबीन से देखते हैं कि जो तस्कर वहां से भाग गया था वह अब अपने साथियों के साथ वापस आ गया है, लेकिन वे लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास अभी उन्हीं के हथियार हैं। दरअसल तस्करों के जो हथियार थे अब वह सब इन्हीं लोगों के पास हैं, लेकिन तस्कर यह भी जानते हैं कि इनका पानी और खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जब ये पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगे तभी वह उन पर हमला करेंगे। यह सब यही बात समझ जाते हैं और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार इनका काम पूरा हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक पत्रिका मिलती है। इस पत्रिका में कई सारे विमान के मॉडल होते हैं। इन्हीं मॉडल को देखकर इलियट ने इस विमान का डिज़ाइन बनाया होता है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि इलियट जो विमान बनाता था दरअसल वह बच्चों के विमान होते थे। वह छोटे छोटे मॉडल बनाया करता था। हालांकि वह मॉडल उड़ने वाले होते थे, लेकिन इलियट ने आज तक कभी भी एक बड़ा विमान नहीं बनाया। इस बात से सबको गुस्सा आ जाता है, खास तौर पर आयान को। अब वह इलियट के सर पर बंदूक तान देता है और कहता है इतने हफ्तों से तुमने हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, यह विमान कभी नहीं उड़ेगा क्योंकि तुमने आज तक एक भी इतना बड़ा विमान नहीं बनाया। लेकिन इलियट को अपने डिज़ाइन पर पूरा यकीन होता है। वह कहता है यह विमान उड़ेगा। हालांकि हम छोटे विमान बनाते थे, लेकिन वह रिमोट कंट्रोल वाले होते थे और उनमें संतुलन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रैंक आयान को रोक देता है। तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है। जब हवाएं तेज़ होती हैं तो जो विमान इन्होंने इतने हफ्तों की मेहनत से बनाया होता है वह हवा में अपने आप ही हल्का हल्का उड़ना शुरू हो जाता है। यह देखकर सब समझ जाते हैं कि यह विमान उड़ेगा। उनके दिल में जो उम्मीद खत्म हो गई थी वह एक बार फिर से जाग जाती है, लेकिन यह रेगिस्तान का तूफान होता है। तूफान की वजह से विमान पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सभी लोग हताश हो जाते हैं क्योंकि उनमें अभी भी यकीन होता है कि यह विमान उन सबको लेकर यहाँ से उड़ सकता है। लेकिन फ्रैंक कहता है हम सब ने इसे मेहनत से बनाया है और हम इसे यहाँ से उड़ाकर ले जाएंगे। सभी लोग मिलकर विमान को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती। इसके बाद ये विमान को स्टार्ट करते हैं। विमान स्टार्ट होता है लेकिन जल्दी बंद हो जाता है। ये कई बार कोशिश करते हैं और अंत उनका विमान स्टार्ट हो जाता है। विमान के इंजन की आवाज़ सुनकर तस्कर उनकी तरफ आने लगते हैं। वो घोड़ों पर अपनी बंदूकें लेकर उन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। सभी लोग विमान के ऊपर चढ़ जाते हैं और पंख के साथ लटक जाते हैं। दरअसल उनके विमान का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उनके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए भी जगह नहीं होती। उन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज़ से एक छोटा विमान बनाया होता है। अब उनका विमान रनवे पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पीछे से तस्कर उन पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती। तभी उनका रनवे ख़त्म हो जाता है। तस्करों को लगता है कि सब मर गए हैं।
लेकिन अगले ही पल उनका फिनिक्स उस खाई से उड़ जाता है और आसमान में उड़ने लगता है। सभी लोग इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने हफ्तों से जो उन्होंने मेहनत की थी वह मेहनत कामयाब हो गई है। और इसी तरह ये सब मौत के मुंह से, उस खतरनाक रेगिस्तान से जहां से निकलना नामुमकिन था, वहां से निकल जाते हैं। परिणाम अंत में हमें इन सब की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। सभी अपने परिवार के साथ खुश हैं। फ्रैंक और उसका पायलट अपनी खुद की एयरलाइन खोल लेते हैं जिसका नाम वे फिनिक्स रखते हैं। इलियट की तस्वीर एक पत्रिका में छपती है जिसमें पक्ष चिन्ह के साथ लिखा होता है, नासा की नहीं उम्मीद। मतलब वह अब नासा के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।